हेलो एवरीवन, कुंभज क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। तो देखिएगा, अपन बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2 गैसेज स्टेट में। सबसे पहले मैंने आपको कल गैस क्या होती है गुणधर्म की बात कर ली थी, बॉयल का नियम क्या होता है, चार्ल्स का नियम क्या होता है, गैलुसेक का नियम क्या होता है, आवोगाद्रो नियम क्या होता है और डाल्टन का आंशिक दाब नियम क्या होता है, और आदर्श गैस समीकरण की भी मैंने बातें कर ली थी। आज अपन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। पहले तो आदर्श गैस समीकरण को एक बार और समझेंगे, क्योंकि अब अपन उसका यूज लेने वाले हैं आगे की साइड। तो उसमें अपन आगे बात करने वाले हैं ग्राहम का विसरण नियम और अणुगतिक सिद्धांत अर्थात केटीजी की बात करेंगे। दो ही टॉपिक बचे हुए हैं और ये जो चैप्टर है ये कम से कम 3 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे आपको, जिनमें से 1-2 क्वेश्चन तो आपको ग्राफ के पूछ लेगा और 1 क्वेश्चन यहाँ से न्यूमेरिकल आने की प्रबल संभावना है। तो अपन करें स्टार्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली हैं। तो जो भी बच्चे यदि अपन के यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और पुराने विद्यार्थी जितने भी अपने साथी हैं वो अपने साथियों के साथ में इनको शेयर भी करते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अर्थात पैसे को यदि बांटोगे तो कम हो जाएगा, लेकिन यदि आप ज्ञान को जितना फैलाओगे, इधर उधर काम करोगे ज्ञान पर, तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। आगे बात समझ में? तो इसलिए याद रखें कि ज्ञान जितना ज़्यादा, जैसे अपन काफ़ी बार सोचते हैं ना कि अपन कोई भी चीज़ें होती हैं उनको किसी को बता नहीं पाते, तो बताते इसलिए नहीं कि अपन को लगता है कि इसको नहीं आ जाए, लेकिन अपन भी भूल जाते कुछ समय के बाद में। लेकिन यदि अपन उसको डिलीवर कर दें किसी के साथ में तो हमारा ज्ञान और बढ़ जाता है। तो ये बातें आप याद रखें, ठीक है जी। तो स्टार्ट करें आज की कहानी। किस तरीके से अपन को पढ़ना है। आई होप आप सभी को मेरी आवाज़ और मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर तरीके से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि पूरा जो कंटेंट है ये एग्जाम ओरिएंटेड ही है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं लिखाई जा रही जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेकार है। अर्थात आपको कोई भी ऐसा कंटेंट, अब देखो ये पूरा चैप्टर है ना, ये आपका ओनली ऑन 10 पेज में कंप्लीट हो गया। अब 10 पेज तो आप पढ़ ही सकते हो ना भाई, 10 पेज पढ़ लोगे तो आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, और तीनों क्वेश्चन आपको सीधे सीधे नोट से मिलने वाले हैं, ये मेरी गारंटी। क्योंकि मैंने जब एग्जाम पेपर का पैटर्न देखा है तो वहाँ से ज़्यादातर जो क्वेश्चन है ना वो ग्राफ के पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो करें स्टार्ट कहानी को। तो देखिएगा जी, प्रयोगशाला सहायक की अपनी क्लासें चल रही हैं। हिंदी माध्यम का ये बैच है, जिसके अंतर्गत अपन बात करें यूनिट नंबर 5 की, जिसमें आज बात करेंगे आदर्श गैस समीकरण, ग्राहम विसरण नियम, गैसों का अणुगतिक सिद्धांत, और सिलेक्शन वाला कंटेंट है पूरा। और मेरा नाम आप जानते ही हो, मोहित कुंभज। मैंने एमएससी केमिस्ट्री में कर रखा है और मेरे को पिछले 5 साल से मैं केमिस्ट्री की फील्ड में टीचिंग का कार्य कर रहा हूँ, और 2015 से मानो तो आज मेरे को 10 साल केमिस्ट्री को पढ़ते हुए हो गए। तो 5 साल तो मैं डिलीवर करने में और 5 साल मेरे को खुद सीखने में लगा है। तो तब जा करके आज अगर बात करें तो 10 साल से मैं केमिस्ट्री को अपने साथ लिए घूम रहा हूँ। आगे बात समझ में? तो करें जी स्टार्ट नेक्स्ट कहानी। अब देखिएगा जी, सबसे पहले कल मैंने आपको आदर्श गैस समीकरण की बात की थी। तो आदर्श गैस समीकरण वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, एक बात तो आपको याद रखनी है कि पीवी बराबर होता है एनआरटी। क्या होता है सर? पीवी बराबर होता है एनआरटी। ये कल मैंने बात कर ली है। ये सारे अगर नियमों को आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको बन जाएगा पीवी इक्वल टू एनआरटी। पी यहाँ दाब है, बी आयतन है, एन गैस के मोल है, आर गैस नियतांक है, टी तापमान है, ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट बात करेंगे अपन, जो इम्पोर्टेंट बात है, आपको यूनिट भी मैंने कल बता दी थी। अब देखो नेक्स्ट बात आती है जो मेरे को यहाँ काम में लेनी है, क्योंकि आपको यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा ना, अब देखो ग्राहम के विसरण नियम में आपको जो आदर्श गैस समीकरण है इसका वैकल्पिक रूप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस तरीके से याद रखना है, तो आप जानते हो कि पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी। क्या होता है जी? पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी, ठीक है जी। अब देखो मोल है, मोल क्या होते हैं? पीवी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम, पीवी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम आर इंटू टी। अब देखो डब्ल्यू अपॉन बी इधर ले जाऊं मैं, तो पी एम इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन बी आर टी। डब्ल्यू अपॉन बी अगर किसी का मास दे रखा हो और जो आयतन का जो अनुपात होता है उसे बोलते हैं डेंसिटी अर्थात घनत्व। तो ये हो गया पी एम इक्वल टू डी आर टी। इसकी बात हो गई पी एम इक्वल टू डी आर टी। अब देखो डी क्या है? घनत्व है। अब आपको दो कोई भी कंडीशन दे दे, वो प्रेशर P1 दे दे
मास m1 दे दे, गैस का जो घनत्व d1 दे दे, और r तो गैस नियतांक है, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, और तापमान का दे दे T1, तो क्या हो जाएगी कंडीशन बताओ, P1 m1 अपॉन P2 m2 इक्वल टू D1 T1 अपॉन D2 T2, ये होगा कि नहीं होगा बताओ। अब यदि वो आगे बोल दे कि सर मैंने प्रेशर भी कांस्टेंट कर दिया और तापमान भी कांस्टेंट कर दिया, तो बताओ m1 अपॉन m2 इक्वल हो गया D1 अपॉन D2 का। आगे बात समझ में, या तो ये रेशियो निकाल लो या फिर ऐसे निकाल लो, D2 बाई D1 इक्वल हो जाएगा M2 बाई M1। अब ये काम मैं करूंगा क्योंकि जब भी आपको कहीं भी डेंसिटी देगा तो डेंसिटी के साथ में रिलेशन आप मोलर द्रव्यमान का भी याद रखोगे। आगे बात समझ में, क्योंकि आपको यही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो याद रखना है, क्योंकि इसी के लिए मैंने इसको दोबारा बताया, क्योंकि ये आपके काम में आने वाला है। देखो ये रिलेशन आपको याद रखना है भैया, M1 अपॉन M2 इक्वल टू D1 अपॉन D2 रिलेशन आप याद रख लोगे तो आपको ग्राम का विसरण नियम आसानी पूर्वक समझ में आ जाएगा। अब चलो जी नेक्स्ट बात करते हैं अपन। आज का जो अपना टॉपिक है वो है ग्राम का विसरण नियम। अब ग्राम के विसरण नियम को समझने से पहले अपन को समझना होता है विसरण क्या होता है। सर क्या होता है जी विसरण बताओ। तो विसरण का मतलब होता है डिफ्यूजन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, डिफ्यूजन। अब जैसे देखो अगर मैंने एक जगह का दाब बढ़ा दिया तो बताओ गैस के पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे क्या। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो स्वतः प्रवाह होता है उसे ही बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं जी, विसरण कहा जाता है। यह दो दिशीय प्रक्रिया होती है। दो दिशीय इसलिए कहा जाता है कि यदि आपने दाब इधर की साइड बढ़ाया है तो बताओ इधर से कण उधर चले गए, लेकिन दाब यदि उधर बढ़ा दोगे आप तो उधर से कण की तरह जाएंगे इधर की साइड। तो ये दोनों साइड चलती है, जैसे इधर से उधर ऐसे, तो इसे बोलते हैं द्विदिशीय दिशा। अब देखो डेफिनेशन की बात कर लें, दाबांतर के कारण दो या दो से अधिक गैसों में आपस में अंतर मिश्रित होने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है जी, विसरण कहलाती है। अर्थात आपस में जब मिक्स हो जाएंगे ना उसे क्या कहेंगे, विसरण कहेंगे। ठीक है जी, यह प्रक्रिया सदैव द्विदिशीय होती है। आपको स्टेटमेंट बना के पूछ लेगा ये एक दिशीय होती है, द्विदिशीय होती है, दोनों ऑप्शन या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो याद रखोगे द्विदिशीय होती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे जी, अगर इसकी डेफिनेशन दूसरी बात करें अपन तो गैस के अणुओं का स्वतः उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बिना बाह्य दाब के प्रवाह का गुण ही क्या कहलाता है जी, विसरण कहलाता है। मैंने यही बात तो बताई आपको कि यदि गैस के अणु अपनी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जा रहे हैं उसे बोलते हैं विसरण। लेकिन मैंने आपको जब विलयन चैप्टर पढ़ाया था ना, वहां परासरण पढ़ाया था, तो मैंने कहा था तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलायक के कणों का स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। तो परासरण और विसरण एक दूसरे के क्या हो गए जी, अपोजिट हो गए। अब विलयन जो पढ़ लेगा वो यहाँ परासरण और विसरण को आपस में इंटर रिलेट कर लेगा, अर्थात अंतर संबंध को समझ जाएगा। इसके बाद में विसरण में जो बाह्य दाब होता है, जो बाहर का दाब होता है, एक्सटर्नल प्रेशर, ये तो इंटरनल के कारण होता है सारा काम। जैसे आपने कोई भी गैस भरी, आपने क्या किया जी, आपने कोई भी गैस फिल कर दी, कोई भी गैस फिल कर दी, यदि यहाँ पे आपने दाब बढ़ा दिया तो पार्टिकल ऊपर की साइड चले जाएंगे, और यदि आपने ऊपर दाब बढ़ा दिया तो पार्टिकल नीचे की साइड आ जाएंगे। लेकिन बताओ बाह्य प्रेशर पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या, तो आप कहोगे सर बाह्य प्रेशर को तो अपन ने देखा ही नहीं है, क्योंकि बाह्य प्रेशर थोड़ी होता है, ये अपने अंदर की बातें चल रही हैं। ठीक है, तो अंदर की बातें चल रही है, तो बाह्य प्रेशर क्या होता है जी, नियत होता है। यही बात याद रखनी है। विसरण में इंटरनल प्रेशर में आपको क्या दिखेगा, चेंज दिखेगा, और बाह्य प्रेशर क्या हो जाता है, कांस्टेंट रहता है, उस पर कोई भी इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद में विसरण की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि संपूर्ण पात्र में सभी गैसों के आंशिक दाब समान ना हो जाएं। अब विसरण की प्रक्रिया है ना, ये तब तक चलेगी जब तक पार्टिकल के जो आंशिक दाब हैं, आंशिक दाब डाल्टन्स का आंशिक दाब नियम जो मैंने कल बताया था आपको, कि जो प्रत्येक गैस है, गैस का जो आंशिक दाब होता है वो टोटल प्रेशर के बराबर होता है। अर्थात आप घर में यदि 5 लोग कमा रहे हैं ना, तो आप सभी का हिस्सा होता है कमाई में, पैसे को यदि एक जगह रख रहे हो तो। आगे बात समझ में। इसी तरीके से यदि किसी भी कंटेनर में जितनी ज्यादा गैसें प्रेजेंट होंगी ना, उन सभी जो दाब लगाएंगी तो उन सभी का जो दाब होता है इसको टोटल कर दोगे तो उसे ही बोलते हैं अपन डाल्टन का टोटल नियम। टोटल नियम तो कैसे ये हो जाएगा, टोटल का मतलब है सभी गैसों के दाब आप जोड़ दोगे, लेकिन प्रत्येक गैस अपना टोटल प्रेशर में कितना हिस्सा पार्टिसिपेट कर रही है उसे ही बोलते हैं अपन आंशिक दाब। तो क्या याद रखोगे कि ये गैसों की जो प्रक्रिया ये तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों के आंशिक दाब क्या नहीं हो जाए, बराबर नहीं हो जाते हैं। क्या बात याद रखोगे, एक तो बाह्य दाब नियत होता है, आंशिक दाब समान होते हैं,
और द्विदिशीय प्रक्रिया। बस 3 बातें याद कर लोगे। और अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गैस के अणुओं का स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। ये बात आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। चलो जी, अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे जी निसरण। इसमें एक आती है एफ्यूजन। निसरण क्या होता है? तो निसरण क्या होता है जी? तो वो निसरण का, विसरण तो दोनों साइड चलेगा, निसरण में क्या होता है, जैसे आपकी विसरण की तरह प्रक्रिया होती है, लेकिन आपने एक छिद्र कर दिया उसमें। क्या कर दिया? जैसे आपने कोई व्हीकल लिया और यहाँ छिद्र कर दिया, तो गैस के पार्टिकल यहाँ से बाहर आ जाएंगे। क्या बोलो? यहाँ से जो बाहर आते हैं, इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निसरण कहा जाता है। तो देखो, किसी पात्र में रखी हुई गैस के अणुओं का, किसी पात्र में रखी हुई गैस के अणुओं का सूक्ष्म छिद्र के द्वारा, किसके द्वारा? सूक्ष्म छिद्र के द्वारा निर्वात में निःसरित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है जी? निसरण कहलाती है। क्या कहलाती है जी? निसरण कहलाती है। यह एक प्रकार का विसरण होता है जो सूक्ष्म छिद्र द्वारा दाबांतर के कारण उत्पन्न होता है। निसरण में बाह्य दाब परिवर्तनशील होता है। यह निसरण की प्रक्रिया एक दिशीय होती है। आपको क्या याद रखना है? निसरण तो एक दिशीय होता है, एक दिशीय होता है, और इसका बाह्य दाब नियत नहीं होता। बाह्य दाब नियत नहीं होता है। बस यही तो बात याद रखनी है। जो विसरण है उसका जस्ट अपोजिट, तो ये तो एक दिशीय हो गई, इसके साथ में इसका बाह्य दाब भी नियत नहीं है, क्योंकि ये बाहर जा रहे हैं, पार्टिकल बाहर जा रहे हैं, तो इसलिए इसको आगे बात समझ में। नेक्स्ट, ठीक है जी, अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट बात आती है विसरण की दर क्या होती है। अब ग्राम का जो विसरण नियम है, इसमें विसरण की दर क्या होती है, तो ये समझेंगे। स्थिर ताप पर, किस पर? कांस्टेंट तापमान पर व दाब पर प्रति इकाई समय में गैस के अणुओं द्वारा तय की गई दूरी या मोलों की संख्या या आयतन की संख्या क्या कहलाती है जी? विसरण की दर कहलाती है। क्या लिख रहा है? स्थिर ताप व दाब पर प्रति इकाई समय में विसरित गैस के द्वारा तय की गई दूरी, विसरित गैस का आयतन, विसरित गैस के मोलों की संख्या क्या कहलाती है जी? विसरण की दर कहलाती है। अब विसरण की दर को डिनोट करते हैं आर से। किससे डिनोट करते हैं जी? आर से। तो आर बराबर क्या हो गया? डी बाई टी। और डी बाई टी दूरी क्या किस में मापते हैं? मीटर में। और टाइम को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। यदि विसरण की दर को हम मोलों के रूप में लोगे तो कितने मोल बाहर हो रहे हैं, क्योंकि गैस ही भरी हुई है उसमें, तो मोल ही बाहर होंगे उसके। तो एन आउट डिवाइड बाई टी, और एक आर इक्वल टू बी आउट बाई टी। कितना आयतन बाहर निकल गया, क्योंकि जब विसरण की दर को देखोगे तो प्रति इकाई समय का मतलब एक इकाई समय में कितनी दूरी तय कर रहे हैं पार्टिकल। यदि पार्टिकल आपने कोई ले रखे हैं तो ये कितने बाहर निकल रहे हैं। यदि आयतन बाहर जा रहा है तो आयतन की बात करेंगे, और मोल के पार्टिकल जाएंगे तो मोल की बात करेंगे। तो ये आ गया क्या? बताओ। आर इक्वल टू डी बाई टी, आर इक्वल टू एन बाई टी, आर इक्वल टू बी बाई टी। ठीक है, डी दूरी होती है तो मीटर पर सेकंड, एन मोल होते हैं तो मोल पर सेकंड, बी आयतन होता है तो आयतन पर सेकंड। आगे बात समझ में जी? बोलो भाई, किसी को कोई परेशानी? आयतन बाई सेकंड। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। सभी की यूनिट उनके अनुसार ही चेंज हो जाएंगी। ये होता है विसरण की दर। याद रख लोगे क्या? इस तरीके से आपको ये क्या करना है जी? याद कर लेना है। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे, अब बात आती है ग्राहम के विसरण के नियम की। किसकी बात आती है जी? ग्राहम के विसरण के नियम की। तो ग्राहम का विसरण नियम क्या कहता है कि नियत ताप पर और नियत दाब, क्योंकि ये सारी कंडीशंस नियत ताप और दाब पर काम करेंगी, तो नियत ताप और दाब पर किसी गैस के विसरण की दर, गैस के घनत्व के रूट के या वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो बताओ, R इक्वल टू 1/, R डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया 1/, रूट घनत्व के, किसके जी? रूट घनत्व के क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो इसको डिनोट करते हैं R इक्वल टू
1 बाई रूट डी। अब देखो यदि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हटाना है तो के एक कांस्टेंट आ जाएगा, के कांस्टेंट आएगा तो के को क्या बोलेंगे बताओ, के कांस्टेंट ही है, बोलो भाई। अब देखो यदि आपको दो कंडीशन दे दे, क्या दे दे जी, दो कंडीशन दे दे, दो कंडीशन दे देगा तो कैसे करेंगे सॉल्व बताओ। यदि आपको दो कंडीशन दे दे कि यदि दर R1 और R2 है तो R1 अपॉन R2 किसके बराबर हो गया, D2 बाई D1 के, बस यही याद रखना है। अब मैंने आपको बताया था कि जब आदर्श गैस समीकरण का आपको वैकल्पिक रूप पढ़ा था D1 अपॉन D2 इक्वल होता है M1 अपॉन M2 के, बोलो भाई यही होता है। तो बताओ अब D2 बाई D1 है तो ये M2 बाई M1, ये सारे अनुभार हैं, क्या है, कोई भी गैस दे रखे उसके अनुभार की बात कर रहा है ये M2 M1। डी और डी क्या है, ये घनत्व है जी, और ये क्या है, दर है। अगर आपको दे दे कि सर R2 बाई R1 तो आप कैसे करोगे, D1 बाई D2, बोलो भाई ये उल्टा कर दोगे। इस तरीके के रिलेशन तो आप समझते ही हो, यदि R2 बाई R1 करेंगे तो M1 बाई M2 हो जाएगा और D1 बाई D2 हो जाएगा। इस तरीके का रिलेशन अपने लोगों को क्या होना चाहिए जी, याद होना चाहिए। आ गई बात समझ में। आई होप आप सभी को ग्राम का विसरण नियम समझ में आ गया होगा। बस इसमें से क्या याद रखना है, सबसे पहले तो विसरण की दर याद रखनी है। क्या रखनी है जी, विसरण की दर। जो R होता है ये d बाई टी के, n बाई टी के और b बाई टी के इक्वल होता है, ठीक है। अब ग्राम का विसरण नियम कहते हैं जो रेट होती है अर्थात दर होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1 बाई डी के, ठीक है। अब लेकिन दो कंडीशन आपको दे देगा, दो कंडीशन दे देगा तो R2 बाई R1, अब D1 ये नीचे की साइड है तो ये उल्टा हो जाएगा, ये D1 बाई D2, D1 बाई D2 बराबर हो जाएगा M1 बाई M2 और इसका ले लो रूट। अगर एक तो रिलेशन ये हो सकता है, दूसरा रिलेशन क्या हो सकता है ये भी समझ लो जी। दूसरा रिलेशन क्या हो सकता है भाई, दूसरा रिलेशन क्या होगा बताओ, R2 अपॉन R1 और इसका कर दे स्क्वायर, दोनों का ही होल स्क्वायर कर दे, वो क्या कर दे जी, होल स्क्वायर कर देगा तो वो क्या हो जाएगा D1 बाई D2 और ये M1 बाई M2। ये भी रिलेशन सही है इसका, बोलो भाई। ये दोनों रिलेशन याद रखने हैं ग्राम के विसरण नियम में। आ गई जी बात समझ में। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, अब देखो यदि आपको डेंसिटी की फॉर्म में तो वो दे दिए, अब आपको दे दे आयतन या दे दे मोल, तो मोल की फॉर्म क्या होती है बताओ, डी के बराबर होगी डी बाई टी, तो यहां आ जाएगा N1। यदि मोल देगा तो मोल में क्या आ जाएगा बताओ भाई, ये आ गया N1 बाई टी, N1 T1 और अब ये उल्टा हो गया। देखो समझो कैसे, यदि आपको दो कंडीशन दे रखी, देखो R1 कंडीशन पे क्या होगी बताओ, R1 कंडीशन पर क्योंकि R1 अब इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा किसके, डी के हो रहा है डेंसिटी के, लेकिन टेम्परेचर अलग है उसमें, लेकिन यहाँ किसके हो जाएगा एन के, किसके हो जाएगा जी एन के। अब एन के होगा तो R1 किसके बराबर हो जाएगा बताओ, R1 हो जाएगा N1 T1 के बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई। और इसका ले लो रूट। R2 किसके बराबर हो जाएगा, R2 बराबर हो जाएगा N2 डिवाइड बाई T2, N2 डिवाइड बाई T2 के, क्योंकि ये 1 बाई डी के है, 1 बाई डी के है तो R1 बराबर किसके होगा बताओ। अब n की वैल्यू रख दो आप यहाँ, किसकी वैल्यू रख दो n की, तो n की वैल्यू रखोगे आप, n रखोगे N1 और ये ऊपर चला जाएगा T1, ये आएगा और इसका ले लो रूट, बस ये चीज तो हो जाएगी। तो क्या आ गया बताओ, इसका रिलेशन देखोगे R1 अपॉन R2 N1 अपॉन T1 इंटू T2 बाई B2 और यही D2 बाई D1 के बराबर है और यही M2 बाई M1 के बराबर है। इसके अगर बात करें नेक्स्ट यदि बात करें कि नियत ताप पर विसरण की दर की बात करें तो P बाई रूट डी के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो R1 बाई R2 B1 अपॉन T1 इंटू T2 बाई B2, क्योंकि ये अपोन में जो वैल्यू है ये अपोन में है तो ये उल्टा हो जाएगी पलट के, क्योंकि B1 बाई T1 अपॉन B2 बाई T2 तो ये पलट जाएगी, तो यही बराबर हो जाएगी P1 बाई P2 रूट D2 बाई D1 इक्वल टू P1 बाई P2 और M2 बाई M1। ये सीधे सीधे रिलेशन है जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, यदि गैसों के दाब और विसरण के लिए उपलब्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल अलग अलग हो, जहां से आपको क्या है, जैसे कोई गैस निकल रही है उसका क्षेत्रफल अलग अलग दे रखा है तो फॉर्मूला यूज करेंगे R1 बाई R2 इक्वल टू P1
इंटू A1 अपॉन P2 इंटू A2 इक्वल हो जाएगा M2 बाई M1 का। यदि क्षेत्रफल अलग दे रखा है ना तो P1 के साथ में A1 का मल्टीप्लाई कर दो और P2 के साथ में A2, अर्थात जो क्षेत्रफल दे रखा है उनके अलग अलग मल्टीप्लाई कर दोगे आप, ठीक है। इसके बाद में यदि R1 की बात करेंगे अपन तो R1 बराबर हो जाएगा D1 बाई T1 के, N1 किसके बराबर हो जाएगा, R1 बराबर D1 बाई T1 के, N1 बाई T1 के, B1 बाई T1 के। R2 इसके बराबर हो जाएगा D2 बाई T2, N2 बाई T2 और B2 बाई T2। अब देखो ये जो रिलेशन है ना, ऊपर वाला जो रिलेशन है, ये रिलेशन एक्चुअल में क्या है, जो रेट क्या है किसके बराबर होती है बताओ, रेट बराबर होती है भैया N बाई T के, ये होगी। अब आप रेट की जगह वैल्यू रखे हो, ये सारी वैल्यू किसकी जगह रखे हो, रेट की जगह वैल्यू रखे हो, इसलिए रिलेशन नहीं आ रहा है वो, क्योंकि रेट की जगह ये लिखोगे वैल्यू, आप रेट की जगह क्या लिखोगे, N1 अपॉन T1 इक्वल टू D2 बाई D1, ये रिलेशन हो गया। अब यदि N2 की बात करेंगे तो N2 बाई T2 इक्वल टू D2 बाई D1। अगर मेरे को रेशियो लेना हो, इनका क्या लेना हो, रेशियो, तो देखो N2 बाई T2, अब देखो ये तो समान रहेगा तो ये तो एक बराबर हो गया तो ये भी बराबर होंगे, तो यदि इसको लिखोगे आप तो ये आएगा N1 अपॉन T1 इंटू T2 बाई N2, T2 बाई N2। अब N2 की जगह ये मोल की बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये मैं मोल की बात कर रहा हूं। और यदि मोल की जगह आयतन ले लेगा तो बताओ B1 अपॉन T1 हो जाएगा ये इंटू T2 अपॉन B2। इस तरीके से ये रिलेशन आपको रेट का याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्या है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। आगे जी बात समझ में। नेक्स्ट आपको दे रखा है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को पढ़ो भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्या दे रखा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कह रहा है समान परिस्थितियों में H2, O2 और N2 और CO2 गैसों के विसरण की दर का क्रम को होगा, अर्थात R पूछ रहा है आपको, क्या पूछ रहा है जी, R पूछ रहा है। तो आपको तो पता है सर R डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है डेंसिटी के, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होगा 1/m के। अब बताओ यदि जिसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, यदि अणुभार बढ़ेगा, यदि अणुभार इंक्रीज होगा तो बताओ रेट क्या हो जाएगी जी, डिक्रीज हो जाएगी। अब आपको यदि अणुभार पता है, ये ऑर्डर पूछा गया है पिछली बार पेपर में, यदि आपको ये पता है H2 का होता है 2, O2 का होता है 32, N2 का होता है 28 और CO2 का होता है 44। क्या होता है जी, 44। अब आपको रेट का सही ऑर्डर पूछा है तो बताओ सबसे ज्यादा किसकी होगी चाहिए, जिसका ये मास कम होगा, तो सबसे कम कौन होना चाहिए बताओ, सबसे पहले आ जाना चाहिए H2, उसके बाद में 28 वाला N2 आ जाना चाहिए, उसके बाद में 32 वाला O2 आ जाना चाहिए, उसके बाद में CO2 आ जाना चाहिए। बोलो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया क्या, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, देख रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी सूक्ष्म छिद्र के द्वारा 66 सेकंड में 20 लीटर SO2 गैस विसरित होती है तो उसी छिद्र में से 45 सेकंड में कितने लीटर हीलियम गैस प्रवाहित होगी। आगे बात समझ में, क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले आप जानते हो, आप फाइंड करो इसमें छिद्र में, तो सबसे पहले अपन बात करें R1 की, R1 इक्वल टू B/T, ठीक है, और ये B1 लिख दूं, ये T1 लिख दूं। B1 कितना है, कितनी हो रही है सर, 66 सेकंड में, कितने सेकंड में, 66 सेकंड में कितनी निकल रही है, 20 लीटर निकल रही है। ओके जी, ठीक है। उसी छिद्र से 45 सेकंड में कितनी निकलेगी, तो R2 निकालना पड़ेगा मेरे को। R2 कितना है बताओ, R2 बताओ B2 डिवाइड बाई T2। अब आपको आयतन पूछ रहा है तो ये x मान लूं मैं, और ये कितना आ गया बताओ x, और ये कितना आ गया T2 कितना दे रखा है 45 सेकंड में, कितने में जी 45 सेकंड में कितनी निकलेगी। अब आपको पूछ रहा है कौन कौन सी गैस दे रखी है, हीलियम और SO2। अब आप जानते हो, आप क्या जानते हो जी, R2 बाई R1 इक्वल टू रूट M1 बाई M2। क्या यही हो जाएगा क्या। अब देखो R1 बाई R2 करोगे तो M2 बाई M1, और यदि R2 बाई R1 करोगे तो M1 बाई M2, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शन का क्या है साइन है इसमें। अब देखो R2 की वैल्यू रखो सी,
R2 की वैल्यू रखोगे XY 45 इंटू R1 की वैल्यू रखो, R1 की वैल्यू रखोगे तो 66 डिवाइड बाई 20, यही आ रहा है। पलट जाएगा मामला, ये जैसे XY 45 और 66/20 इक्वल टू M1 कितना दे रखा है। अब M1 किसकी बात करेंगे, 20 66, तो SO2 की बात करेंगे। SO2 का कितना होता है 64, कितना होता है 64 डिवाइड बाई, इसके बाद में हीलियम का कितना होता है एटॉमिक मास 4 होता है जी। करो सोल्व। अब देखो ये काट लो इसको, करोगे सोल्व तो 64 4 से काटोगे तो 4 एकम 4 और 2 बच गए, 4 6 24, रूट 16 आ गया। तो रूट 16 का मान आता है 4, कितना आता है जी 4 आता है। इसके बाद में ये आ रहा है 66x, इधर सोल्व कर दें इसको, तो ये आ रहा है देखो 66x इक्वल टू 66x इक्वल टू, और ये सारी वैल्यू क्योंकि ये इसको सॉल्व करो तो 4 आ जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा 45 इंटू 20 इंटू 4 और डिवाइड बाई x निकालना है आपको, तो 45 इंटू 20 इंटू 4 डिवाइड बाई 66 कर दो, 66 करोगे तो x बराबर आ जाएगा 60 लीटर। कितना आ जाएगा 60 लीटर, कितने के बराबर आ जाएगा 60 लीटर के बराबर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या निकालोगे सबसे पहले रेट का फॉर्मूला निकालोगे, वहां से x लीटर मान लोगे इसको, उसके बाद में फॉर्मूला दो R2/R1 इक्वल टू रूट M1/M2। इस तरीके से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 60 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। बोलो भाई बोलो, दिख रहा है आप लोगों को प्रॉपर, कर लोगे इस तरीके से सॉल्व। इस तरीके से आपको क्या करना है, ये सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट बात आता है गैसों का अणुगति सिद्धांत। क्योंकि आपको देखो यदि मैं बात करूं ग्राम के विसरण नियम में एक ही बात याद रखनी है, ये फॉर्मूला यदि याद रख लोगे ना, R2/R1 इक्वल टू M1/M2 और ये D1/D2, ये फॉर्मूले यदि याद रख लोगे ना तो यहां से ही एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, एक क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन R बराबर पता होना चाहिए, D/T होता है, N/T होता है और B/T होता है। बस यही बात है याद रखनी है इसमें, और कुछ ज्यादा याद रखना ही नहीं है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट बात करते हैं गैसों का अणुगति सिद्धांत। अब देखो जी, अणुगति सिद्धांत का मतलब होता है ये सारी जो गैसें हैं ये आइडियल गैसेज हैं। आइडियल गैस कहती है कि आइडियल गैस को जिस भी आप पात्र में डाल रहे हो ना, वो कभी भी प्रेशर नहीं लगाती उस पर, ठीक है। यदि आयतन की बात करें तो आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। ये सारी आइडियल गैस के लिए है, लेकिन नेचर में ऐसी कोई भी आइडियल गैस प्रेजेंट नहीं है जो प्रेशर ना डाले या आयतन भी ना घेरे। अर्थात ये सारे काम करती हैं, इसलिए अपन उनको अज्यूम कर रहे हैं, अपन मान रहे हैं कि कोई व्यक्ति सीधा साधा सच्चा होता है, लेकिन वो होता नहीं है। अपन अज्यूम कर रहे हैं, यदि उसके मैक्सिमम गुण सीधापन को शो करते हैं तो अपन मान लेते हैं यार बढ़िया आदमी है, और यदि उसके लक्षण ही बेकार हो जाएं तो अपन मानते हैं क्या उसको, तो बताओ नहीं मानते। तो वो होती है वास्तव गैसें, अर्थात असली आदमी यही होता है। अब देखो अणुगति सिद्धांत में आपको कुछ स्टेटमेंट है वो याद रखने हैं। प्रत्येक गैस अत्यधिक सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, ये तो बात सही है सर। जिन्हें गैसीय अणु कहा जाता है। किसी गैस के सभी अणु आकार आकृति द्रव्यमान की दृष्टि से सर्वसम होते हैं। अर्थात जो गैस के पार्टिकल होते हैं ये यदि एक सिलेंडर में भर रहे हो ना, सभी के आकार यदि आकार आयतन द्रव्यमान की दृष्टि सब क्या होते हैं, समान होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे गैस के अणुओं का आयतन पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। यह कहता है कि जो गैस होती है ना उसके पार्टिकल हैं वो जितना आयतन घेरते हैं ना वो पात्र की तुलना में 0 होता है। आगे बात समझ में, गैस के किन्हीं भी दो अणुओं के बीच आकर्षण व प्रतिकर्षण बल नगण्य होते हैं, इसलिए गैस के सभी अणु यादृच्छिक गति करते हैं। अब देखो आकर्षण बल तो कम होते हैं क्योंकि पार्टिकल दूर दूर होते हैं, और प्रतिकर्षण भी कम होता है, तो दूर दूर होते हैं तो पार्टिकल इधर उधर यादृच्छिक गति करते रहते हैं। ये कहता है सेकंड स्टेटमेंट। इसके बाद थर्ड की बात करते हैं। अपनी यादृच्छिक गति के दौरान गैस के अणु आपस में टकराते हैं और पात्र की दीवारों पर भी टकराते हैं, इसलिए पात्र की दीवारों पर दाब आरोपित करते हैं। गैस के अणुओं के मध्य सभी टक्करें पूर्णतः प्रत्यास्थ होती हैं। अर्थात जब पार्टिकल इधर उधर घूमेंगे तो वो आपस में टकरा भी सकते हैं, और टकराते हैं तो टक्कर होती है प्रत्यास्थ टक्कर। आपको पूछ लेगा अणुगति सिद्धांत में जो टक्करें होती हैं वो कैसी होती हैं, पूर्णतः प्रत्यास्थ होती हैं जी। कैसी होती हैं, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर होती हैं।
ये सीधे सीधे स्टेटमेंट है जो आपको क्या करने हैं जी, याद कर लेने। बोलो भाई। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे। नेक्स्ट है, किसी गैस के सभी अणुओं की गतिज ऊर्जाएं अलग अलग हो सकती हैं। जो पार्टिकल काम कर रहा है, घूम रहा है, उसकी गतिज ऊर्जाएं सभी की अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उनकी यदि एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो सभी की समान आने वाली है। और जो तापमान की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अर्थात जो काइनेटिक एनर्जी आती है एवरेज, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आप जानते हो, फिजिक्स में पढ़ रखा है, हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, टेम्परेचर की। अब जानते हो हाफ क्या है, कांस्टेंट है। यदि मास भी अपन कांस्टेंट ले लें तो बी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ठीक है। अगर आप बी निकालोगे यहां से बेग, वेलोसिटी, तो बेग किसके बराबर आ जाएगा, तापमान के रूट की। आ गई बात समझ में। तो बी क्या है, यहाँ बी है बेग, बी क्या है जी, बी है बेग और टी है तापमान। आगे बात समझ में। ये बात आपको क्या रखनी है जी, याद रखनी है। ये कह रहा है कि प्रत्येक कण की गतिज ऊर्जा अलग अलग होती है, लेकिन यदि एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो वो समान होती है, जो तापमान की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट आते हैं गैसों के अणुगतिक समीकरण। यदि अपन बात करें अणुगति सिद्धांत की तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन यदि यहां से बात करेगा तो सीधा सीधा रिलेशन पूछता है वो। अणुगति सिद्धांत की बात करेंगे तो अणुगति सिद्धांत होता क्या है ये समझो पहले। देखो, गैसों के अणुगति समीकरण, अणुगति सिद्धांत के आधार पर आदर्श गैसों के लिए एक समीकरण की व्युत्पत्ति की गई, जिसे अणुगति समीकरण कहा गया। पीवी इक्वल टू होता है 1/3 mn/v² RMS। अर्थात पी क्या है, प्रेशर है, बी वॉल्यूम है, एम क्या है, पार्टिकल है, एन क्या है, अवोगाड्रो नंबर है, या नंबर ऑफ पार्टिकल बोल दो उनको, नंबर ऑफ पार्टिकल है, v² RMS क्या है, रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर को बोलते हैं रूट वर्ग माध्य मूल वेग। क्या बोलते हैं, वर्ग माध्य मूल वेग। अगर मैं बात करूं, पी दाब हो गया, बी क्या हो गया, आयतन हो गया, एम गैस के एक अणु का द्रव्यमान हो गया, एन कुल अणुओं की संख्या हो गई, ठीक है। कुल द्रव्यमान की बात करेंगे तो एम इंटू एन कर देंगे, एम इंटू एन करेंगे तो उसे अपन बोलते हैं मोलर द्रव्यमान। एम इंटू एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोलर द्रव्यमान हो जाएगा, और एम इंटू एन करोगे तो कुल द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। एम क्या है, अब कैपिटल एम बराबर होता है एम इंटू एन ए। अर्थात ये जो एम और एन है ना, इसको एम एन ए बोल लेंगे और इसको कैपिटल एम से नोट कर देंगे। बी आर एम एस क्या होता है, वर्ग माध्य मूल वेग होता है। तो आपको बस फॉर्मूला याद रखना है। सब क्या रखोगे फॉर्मूले में, आप बताओ फॉर्मूला क्या होता है। एक्चुअल में फॉर्मूला होता है 1/3 mv², यही आता है। क्योंकि एम एन की जगह क्या रख दोगे आप, एम एन की जगह रख दो कैपिटल एम, वो बात करेगा मोलर द्रव्यमान की, तो 1/3 और बी आर एम एस, इसको बोलते हैं वर्ग माध्य मूल वेग। अब इनकी भी अपन बात कर लेंगे, बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। काफी बार तो ये फॉर्मूला ही पूछ लेता है आपको। क्या पूछ लेता है जी, फॉर्मूला पूछ लेता है। क्या है जी, पीबी इक्वल टू 1/3 mv² RMS। एक तो ये बोल सकता है आपको, और यदि ये एम है, कैपिटल एम किसके बराबर है, एम इंटू एन ए के, और जिसे अपन बोल रहे हैं मोलर द्रव्यमान। क्या बोल रहे हैं जी, मोलर द्रव्यमान बोल रहे हैं। बोलो जी बोलो। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे, नेक्स्ट अपन बात करते हैं जी औसत गतिज ऊर्जा क्या होती है। औसत गतिज ऊर्जा तो आपको पता है पीवी इक्वल टू क्या होगा, 1/3 mn/v² RMS। अब अपन क्या करेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई अपन इधर कर देते हैं। किसका, 3 का मल्टीप्लाई अपन ने कर दिया इधर, तो 3pv इक्वल टू mn/v² RMS। अब दोनों साइड अपने को 1/2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 1/2 इंटू 3pv इक्वल टू हाफ mn/v²। अब ये mn है ना, mn को तो अपन कैपिटल एम बोलकर आ गए इधर, तो ये क्या हो गया, हाफ mv²। हाफ mv², हाफ mv² क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी एवरेज। बोलो काइनेटिक एनर्जी एवरेज हो जाएगी क्या, काइनेटिक एनर्जी एवरेज हो जाएगी 3/2 pv। ये क्या बताएगी, कुल गतिज ऊर्जा को बता देगी। ये रिलेशन है, सीधा सीधा याद रखना है, पेपर में पूछ सकता है आपको। क्या समझे इसमें से, pv इक्वल टू 1/3 mn/v² RMS। इसके बाद में 3pv इक्वल टू mn/v² RMS, 1/2 का मल्टीप्लाई कर लो, 3/2 pv इक्वल टू 1/2 mv² RMS हो जाएगा। इसके बाद में 3/2 pv कुल औसत गतिज ऊर्जा हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी की अगर फॉर्मूला की बात करें तो एक तो हाफ mv² होता है और 3/2 pv भी होता है। p क्या है, यहाँ दाब है, और v क्या है, आयतन है। यदि काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो ये होगा 3/2 nRT, क्योंकि pv इक्वल टू क्या होता है बताओ,
पीवी इक्वल टू होता है जी एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो पीवी किसके बराबर है, एनआरटी के। और यदि 1 मोल के लिए बात कर लेंगे, 1 मोल के लिए बात कर लेंगे तो खाली आरटी आ जाएगा। 1 मोल ले लेंगे, 1 मोल लेंगे तो यदि काइनेटिक एनर्जी एवरेज की बात करेगा वो, तो ये हो जाएगी 3/2 आरटी। 1 मोल के लिए काम करेगी। किसके लिए जी, 1 मोल के लिए। इस तरीके से याद रखना, सीधा सीधा रिलेशन है, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट अपन बात करेंगे, यदि 1 मोल की बात कर रहा है, 1 मोल की मैंने बताई थी आपको, ठीक है। अब आपको अगर बात कर ले एक अणु के लिए, इसके लिए बात कर ले एक अणु के लिए, तो Na से डिवाइड कर दोगे, Na से डिवाइड करोगे तो 3/2 R Na इंटू टी, और जो R अपॉन Na होता है इसे बोलते हैं K, और इसका नाम होता है बोल्ट्जमान नियतांक। क्या होता है जी, बोल्ट्जमान नियतांक होता है। और बोल्ट्जमान नियतांक की यदि वैल्यू रखोगे R की 8.314, Na की वैल्यू रख दो 6.023 इंटू 10⁻23, तो K बराबर आ जाएगा 1.38। कितना आ गया, 1.38, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल केल्विन इनवर्स। अब आपको क्या समझे, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है 1/3 mn d स्क्वायर RMS, ये बराबर होता है P इंटू बी के। किसके बराबर होता है, P इंटू बी के बराबर होता है, ठीक है सर। अब 3 का इधर मल्टीप्लाई कर लो तो mn d स्क्वायर RMS इक्वल टू 3pb हो गया। अब सर मेरे को 1/2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, तो 1/2। अब mn को तो अपन ये m तो क्या एक अणु का द्रव्यमान, n क्या n पार्टिकल है, तो इसको मोलर द्रव्यमान बोलते हैं क्या, तो mb स्क्वायर RMS हो जाएगा। ये हो गया 3/2 pv। अब ये हाफ mb स्क्वायर तो अपन जानते हैं काइनेटिक एनर्जी होती है, तो ये हो गया 3/2 pv। अब अपन जानते हैं pv बराबर होता है nRT, तो बताओ ke बराबर क्या हो गया 3/2 nRT। यदि मैं 1 मोल की बात करूंगा तो 3/2 RT, यदि मैं एक अणु की बात करूंगा तो 3/2 R अपॉन Na इंटू टी। R अपॉन Na को अपन बोलते हैं K, और K की वैल्यू अपन बात कर लेंगे तो 1.38 इंटू 10⁻23 जूल केल्विन इनवर्स। ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बार, एक बार पेपर में सीधा सीधा बोल्ट्जमान नियतांक का मान ही पूछा गया है। आगे बात समझ में। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चंस की, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। बोलो भाई समझ में आ गया ये कहानी, आई होप आप सभी को ये कहानी समझ में आ रही होगी। नहीं आ रही तो बार बार क्लास को देख लेना, 2 बार में आपको ये समझ में आ जाएगी। चलो जी नेक्स्ट बात करेंगे अपन क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 127 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 20 केजी हीलियम के कुल औसत गतिज ऊर्जा ज्ञात करो। आपको पता है टी कितना दे रखा है 120 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, तो 127 प्लस 273 ऐड करोगे तो 400 केल्विन के बराबर आ रहा होगा। किसके बराबर, 400 केल्विन के बराबर, ठीक है जी। 20 केजी हीलियम है, कितना है 20 केजी, तो अगर n निकालेंगे मोल निकालने पड़ेंगे, n बराबर W अपॉन mw। W कितना दे रखा 20 केजी, लेकिन अपन तो ग्राम में बात करते हैं सर, 20 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई n कितना है 4, तो 4 पंजे 20, तो ये हो गया 5000 मोल। अब आपको फाइंड क्या करनी है, काइनेटिक एनर्जी। क्या फाइंड करनी है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 इंटू n इंटू R इंटू टी, फॉर्मूला रख दो। 3/2 इंटू n की वैल्यू कितनी आ गई 5000, R कितना 8.314, इसे बोलते हैं अपन 25/3। कितना बोलते हैं 25/3, और 400 कर लो सॉल्व जी। देखो 2 से काटोगे इसको, ये 200 बार कट गया, ठीक है जी। 3, अब देखो ये 5 या 15 और 25 दूना 50, 50 गुना 15, 15 5 75, 750 आ गया।
750, 750 के बीच जीरो कितनी है, 2 और 10 टू पावर 5 कितना आ रहा है, 10 टू पावर 5। इसमें 3 का भाग दे दोगे तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो ये आ गया 250। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, जीरो। कहाँ गलती की अपन ने, कहाँ गलती की है, 20 केजी हीलियम, तो 20 का मतलब 20 इंटू 10⁻³ हो गया। ठीक है जी, एक बार देख लेते हैं। देखो 127 और 273, 7 3 10, 7 और 2 9, 10, 1 और 2 3 4। ठीक है जी, और W अपॉन 20, 20 अपॉन 4, 4 पंजे 20, तो ये 5000 मोल हो गए। ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 nRT, 3/2 इंटू एन कितना है 5 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 25 डिवाइड बाई 3 इंटू 400 जी। ठीक है जी, अब देखो कर लो सॉल्व इसको। 5 या 15, 15 चौका 60, 60 गुणा 25, 25 छिक्की 150, ये आ गया 1500, 25 छिक्की 150 और 1500, 1500 आ गया। 1500 के बाद में 10 टू पावर कितना है इस पे 5 है, डिवाइड बाई 6, 6 से करोगे इसको तो देखो ये 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 30, 3 बच गए, 3 बच गए, तो 6 पंजे 30, 30, 30 और 2 जीरो इंटू 10⁻5 आना चाहिए, इतना आना चाहिए। बोलो भाई, इतना आंसर आ ही नहीं रहा अपना। देखें एक बार क्या परेशानी आ गई इसमें। ये हो गया 20 केजी 5000, ये 400, 400 400। अब देखो 2500 इंटू 10 टू पावर 5 आ गया, ये आया है जूल में अपना आंसर। किसमें आ गया जी, जूल में। अब जूल को केल्विन में चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, केल्विन में। 4 से भाग दे दोगे इसमें, 4 से भाग देना पड़ेगा। अब देखो ये हो गया ये हो गया जूल में, किसमें आ गया आंसर, जूल में। लेकिन अपने को जो आंसर दे रखा है दे नहीं रखे इस तरीके के, तो अपन इसको गलत नहीं मान सकते। अब देखो ये जूल में दे रखा है, तो जूल को केल्विन में चेंज कैसे करते हैं, जूल को केल्विन में चेंज, या जूल को कैलोरी में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, कैलोरी में। कैलोरी में चेंज करोगे तो कैलोरी वाले आंसर दे रखे हैं, क्योंकि अपन ने इसको देखा ही नहीं आंसर को। कैलोरी 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 कैलोरी, चलो जी कैसे करोगे, तो 2500 डिवाइड बाई 4.2, 4.2 ये आ गया। बोलो भाई 4.2 और इंटू 10 टू पावर 5 आ रहा है, तो ये अब चेंज हो गया कैलोरी में। किस में चेंज हो गया, कैलोरी में। जब इसको आप सोल्व कर लोगे ना, सोल्व करने पर आएगा ये 6000 किलो कैलोरी। इसके बराबर आ जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये आंसर जूल में है आपका, ये आंसर किसमें है जी, जूल में। लेकिन आपको किसमें चेंज करना पड़ेगा, कैलोरी में। क्या समझे आप, सबसे पहले टेम्परेचर को कैलोरी में चेंज कर लिया, उसके बाद में मोल निकाल लिया, के बराबर 3/2 nRT निकाल लिया, एनआर की वैल्यू। अब याद देखो, समझो समझो समझो, यदि आप ये काम नहीं करना चाह रहे तो ये काम नहीं करने से बच रहे हो, तो ये तो जूल में आ गया आंसर। चलो सर मैं दूसरा तरीका बताता हूँ इसका, आपको सीधा ही यहां से हो जाएगा ये काम। तो देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 इंटू एन इंटू आर इंटू टी। चलो जी रखो वैल्यू 3/2, क्योंकि आंसर देखो कैलोरी में दे रखा है आपको। किसमें दे रखा है, कैलोरी में। एन कितना है, एन है 5000 इंटू आर, कैलोरी में 2 मान होता है इसका, कैलोरी में 2 इंटू 400। कर लो सॉल्व इसको, 2 से 2 कट गया। अब देखो 4 4 पंजे 20, बीतिया 60,
60 और 60 के पीछे 5 जीरो आ रही हैं, तो 6000 इंटू 10 की घात 3 रख दो इसको, ये बोल सकते हैं क्या? तो 6000 और 10 की घात 3 को किलो बोलते हैं, तो 6000 किलो कैलोरी। अगर वो काम नहीं करना चाहो तो यहां से सीधा कर लो, तो 6000 किलो कैलोरी क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। बोलो भाई, इस तरीके से ऑप्शन से भी अपने को करना आना चाहिए, क्योंकि देखो आपने आर की वैल्यू चेंज कर दी ना जूल में, तो जूल में अलग आंसर आ गया, कैलोरी में अलग आ जाएगा, बार में अलग आ जाएगा, बार में अलग आ जाएगा, लीटर एटीएम में अलग आ जाएगा, सभी में अलग अलग आंसर आ जाएंगे इसके, क्योंकि आर की वैल्यू चेंज होते ही सारे आंसर चेंज हो जाएंगे। चलो जी, नेक्स्ट बात करते हैं अपन वर्ग माध्य मूल। देखो, वर्ग माध्य मूल वेग, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये इसके क्वेश्चन आपको सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो देखो ये होता क्या है, किसी गैस के अणुओं के वेगों के वर्गमूलों के माध्य का वर्गमूल माध्य मूल का वर्ग मूल माध्य मूल वेग कहलाता है, बीआरएमएस कहलाता है। अर्थात ये क्या होता है, बीआरएमएस इक्वल टू बी1 स्क्वायर प्लस बी2 स्क्वायर प्लस बी3 स्क्वायर, ये बीएन है अपॉन एन कर दो, इसका ले लो रूट, ये क्या निकल जाएगा? बीआरएमएस। अब यदि अपन बात करें अणुगति सिद्धांत से, किससे बात करें जी? अणुगति सिद्धांत से। तो अणुगति सिद्धांत क्या होता है? पीवी इक्वल टू 1/3 mn बी स्क्वायर आर एम एस। ठीक है जी, अब बी स्क्वायर आर एम एस निकालना मेरे को, तो 3 पीवी बाई एम एन हो गया। अब एम एन को तो अपन ने कैपिटल एम लिख रखा है, अनुभार, तो बताओ बी आर एम एस बराबर 3 पी बाई एम हो गया, तो बी आर एम एस क्या हो गया? रूट ले लो 3 पीवी बाई एम। अब आप जानते हो पीवी इक्वल टू क्या होता है, बताओ जी? पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी, एनआरटी, लेकिन मैं बात कर रहा हूं 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए बात करूं तो पीवी क्या आ गया? आरटी के बराबर, आरटी के बराबर आ गया, तो 3RT बाई एम भी हो जाएगा। इसके बाद में आप जानते हो एम बाई बी, बताओ एम बाई बी क्या होता है? डेंसिटी होता है सर, लगाता हूं बी बाई एम क्या हो जाएगा? 1/d हो जाएगा क्या? तो 1/d हो गया, और 1/d हो गया तो बताओ 1/d हो जाएगा ये, और 1/d हो जाएगा तो यही क्या निकल जाएगा? बताओ। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे तो बी आर एम एस इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3p/d, क्या आ गया? 3p/d। अब क्या समझे आप? रूट 3pv/m, ये कंप्लीट है रूट 3RT/m और 3p/d, ये सारे आ गए बीआरएमएस। आपको तीनों याद रखने रिलेशन। ठीक है, अगर बात करें औसत वेग की, किसकी बात करें जी? औसत वेग की बात करें, औसत वेग की बात करेगा तो किसी गैस के अणुओं के वेगों का माध्य औसत वेग कहलाता है। बी एवरेज किसके बराबर हो जाएगा? b1 प्लस b2 प्लस b3, आप जानते हो, सभी को ऐड कर दो, अपन n का भाग दे दो, कितनी संख्या है। इसके बाद में मैक्सवेल वेग वितरण के नियम से बात करेंगे, तो ये इसका जो फॉर्मूला आता है, बी एवरेज इक्वल टू 8pv/m पाई रूट 8RT/m और 8p/d, आपको रिलेशन पता ही है ऊपर, क्योंकि p बराबर nRT और m/b क्या होता है? d, तो b/m क्या हो जाएगा? 1/d, तो इससे रिलेशन आ गया, ये रिलेशन याद रखना है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे बीएमपी। बीएमपी का मतलब है मोस्ट ऑफ द पार्टिकल कौन सा वेग शो कर रहे हैं, उसे ही बोलते हैं बीएमपी। और बीएमपी क्या होता है? बीएमपी का जो मैक्सवेल है 2pv/m 2RT/m और 2p/d। तो क्या समझे आप? सर बीआरएमएस क्या होगा बताओ? यहां लिख दूं क्या? बोलो बीआरएमएस क्या होगा सर? बीआरएमएस होगा 3pv/m, इसका रूट ले लो, 3RT/m इसका रूट ले लो, 3p/d इसका रूट ले लो, ये तो हो गया बीआरएमएस। आप कहोगे सर बी एवरेज क्या होगा? ये सब मैक्सवेल काम कर रहा है इन पर, तो ये देखो 8RT/m पाई, या पहले से लिखो 8pv/m पाई, यही बराबर हो जाएगा 8RT/m पाई, और यही बराबर किसको हो जाएगा? 8p/dm के, डी पाई के, 8p/d, इसका रूट ले लो, और बी एम पी क्या हो रहा है? 2pv/m। ये तीनों रिलेशन आपको क्या करने हैं जी? याद रख लेने हैं। आगे बात समझ में? इस तरीके से आप बी आर एम एस, बी एवरेज और बी एम पी, ये रिलेशन याद रखने। 3pv/m, 8pv/m पाई, 2pv/m। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, यदि किसी गैस के लिए बात कर ले रिलेशन, किसके गैस के लिए बात कर ले, रिलेशन की बात कर ले, तो कैसे फाइंड करोगे बताओ? तो देखो सबसे ज्यादा आता है बीआरएमएस, उसके बाद आता है बी एवरेज और सबसे कम आता है बीएमपी। एक बार सीधा सीधा पेपर में पूछा गया है ये रिलेशन सीधा सीधा याद रखना है आपको। निकाल के भी देख लो, 3RT/m, 8RT/m पाई, 2RT/,
तो देखो RT जा रहे हैं RT बाई एम, RT बाई एम, RT बाई एम, तो ये √3 बच गया, ये √8/π बच गया, ये √2 बच गया। अगर 8 में भाग दोगे 3.14 का तो 2.5 आएगा, तो ये √3 आ रहा है, ये √2.5 आ रहा है, ये √2 आ रहा है। तो बताओ वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी आ गई? √3 की। √3 की वैल्यू होती है 1.73 और √2 की वैल्यू होती है 1.414। जो √3 की वैल्यू होती है 1.73 और √2 की वैल्यू होती है 1.414 और 2.5 इसके बीच की आ जाएगी वैल्यू। बोलो भाई बोलो। इस तरीके से आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करेंगे। नेक्स्ट बात कर रहा है 127 डिग्री सेंटीग्रेड पर, किस पर जी? 127 डिग्री सेंटीग्रेड पर BRMS कितना होगा? 127 डिग्री सेंटीग्रेड पर BRMS याद करना है आप लोगों को। तो देखो जी सॉल्व करें इसको। आपको दे रखा है टी कितना दे रखा है? 127 प्लस 273, तो ये आ गया 400 केल्विन। अब आपको याद रखना ये वेग है और वेग की वैल्यू आती है मीटर पर सेकंड में, तो आपको सारी यूनिट MKS में लेनी पड़ेंगी। किस में लेनी पड़ेंगी जी? MKS में लेनी पड़ेंगी। अब देखो आपको निकालने पड़ेंगे मोल, तो मोल बताओ कितने निकलेंगे? किस ताप पर हीलियम का, किस ताप पर हीलियम का BRMS? तो देखो सबसे पहले समझो ये किसके लिए बात कर रहे हैं अपन? हीलियम के लिए बात कर रहे हैं। चलो जी वैल्यू पुट कर दो। BRMS इक्वल टू √3RT बाई M, ये आएगा क्या? अब देखो M की बात करें, M फॉर हीलियम, तो 4 ग्राम होता है। ये कितना होता है? 4 ग्राम। लेकिन अपने को क्या चाहिए? आपको किलोग्राम में चेंज करना है, तो 4 × 10⁻³ kg, ये आ जाएगा। करो सॉल्व। 3 कितना है? 3, R कितना है? 25/3 इंटू M कितना है? 4, और ये -3 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा क्या? तो 10⁻³ लिख दो इसको इंटू, इसके बाद में RT, T कितना है? 400, और इसका ले लो रूट, सभी का रूट ले लो भाई। 3 से 3 कट गया, 4 से 100 बार कट गया, ठीक है जी 100 बार कट गया। अब देखो 25 आ गया, 25 का आ रहा है 5, कितना आ रहा है? 5, ठीक है। अब 25 को लिख दूं मैं 2.5 इंटू 10⁶ आ रहा है, तो ये 3 आ जाएगा निकल के बाहर, और इसका ले लो रूट। 2.5 का रूट लोगे तो जब इसको सोल्व करोगे 2.5 का रूट कितना आएगा बताओ भाई? 25 का 5 आता है, लेकिन ये 25 थोड़ी है, इसको 25/10 लिखना पड़ेगा आपको। तो जब इसको सोल्व करोगे आप तो इसका आंसर आ जाएगा 1590 मीटर पर सेकंड। कितना आ जाएगा? 1590 मीटर पर सेकंड। क्योंकि यदि आप ऐसे भी करोगे ना तो 10 की घात 5 आएगा ये। अब 10 की घात 5 आएगा तो 0.5, तो ये आ जाएगा 1590 मीटर पर सेकंड। अगर इसे सॉल्व कर लोगे ना तो ये आ जाएगा 1590, क्योंकि 2.5 को यदि आप सॉल्व करते हो तो 25 होता टोटल, तो ये हो जाता 5, लेकिन 5 नहीं आएगा, वे 5 से कम वैल्यू आएगी, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करोगे तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेना आप, ठीक है जी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे वास्तविक गैस समीकरण। आपको अब देखो ये आपका चैप्टर तो हो गया कंप्लीट, लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो याद रखनी है। कौन कौन सी बातें हैं जी? कौन कौन सी बातें हैं जो याद रखनी है आपको? वास्तविक गैस समीकरण इंपॉर्टेंट याद रखना है। वास्तविक गैस समीकरण ये होता है P + An² B - Nb = nRT। आदर्श गैस बोलती है कि सर जो आदर्श गैस होती है, दाब जो दीवार होती है ना गैस की सिलेंडर की, उस पर कोई भी दाब नहीं डालती है, ना कोई आयतन घेरती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है भैया, जो वास्तविक गैसें होती हैं कुछ ना कुछ दाब डालती है। जो दाब डालते हैं ना उसे शो करता है An² से, कुछ ना कुछ आयतन घेरती हैं, उसे अपन B - Nb अर्थात टोटल वॉल्यूम में से Nb को कम कर देंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि कितना वॉल्यूम घेर रही है। ए को बोलते हैं दाब संशोधन गुणांक और बी को बोलते हैं आयतन संशोधन गुणांक। यदि मैं बात करूं यूनिट की, सीधे सीधे याद रखने, पेपर में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। एक इकाई होती है ATM लीटर² मोल इनवर्स 2, ATM लीटर² मोल इनवर्स 2। यदि बार में वैल्यू दे तो बार डेसीमीटर 6 और मोल -2। यदि बी की बात करें तो बी का मान होता है 4 × 4/3 πr³ इंटू Na, ठीक है। Na पार्टिकल्स है, R अणु की त्रिज्या है। बी की यदि इकाई की बात करें तो लीटर मोल इनवर्स क्या होती है? लीटर मोल इनवर्स या डेसीमीटर³ पर मोल या डेसीमीटर³ पर मोल। ये सीधे सीधे पेपर में आपको देखने को मिल सकते
हैं, तो याद रख लेना भैया। नेक्स्ट बात करेंगे संपीड़ितता गुणांक। संपीड़ितता गुणांक क्या होता है? तो देखो, रियल वॉल्यूम, वास्तविक वॉल्यूम और आइडियल वॉल्यूम का जो अनुपात होता है उसे बोलते हैं संपीड़ितता गुणांक। क्या बोलते हैं? संपीड़ितता गुणांक। इसे जेड से डिनोट करते हैं। अब देखो पीवी बराबर क्या होता है बताओ? पीवी बराबर होता है एनआरटी। पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो बताओ बी इक्वल टू क्या आ गया? एनआरटी बाई पी। ये आइडियल के लिए बात कर रहे हैं अपन, तो आइडियल में वैल्यू जब रखोगे तो पीबीआर अपॉन एनआरटी हो जाएगा। ये एनआरटी रखते ही अब इसकी कंडीशन याद रखनी है आपको। क्या याद रखोगे? यदि जेड बराबर 1 हो, क्या हो जी? जेड बराबर 1 हो, यदि जेड बराबर 1 हो तो जो बी रियल होता है बी आइडियल से ज्यादा हो जाता है, अर्थात जो वास्तविक वॉल्यूम है आइडियल से ज्यादा हो जाएगा। तो वास्तविक गैस के अणुओं के मध्य प्रतिकर्षण बल काम करेगा। कौन सा बल काम करेगा? प्रतिकर्षण बल काम करेगा। वास्तविक गैसों की संपीड़ितता आदर्श से कम हो जाएगी। जो वास्तविक गैस है ना, उनकी संपीड़ितता जो गुणांक है वो 1 से कम हो जाएगा, अर्थात आदर्श गैस से कम हो जाएगा, क्योंकि आदर्श गैस के लिए तो 1 आएगा, तो 1 से कम हो जाएगा। द्रवीकरण की प्रकृति कम हो जाएगी। आपको याद रखना है, यदि जेड बराबर 1 होगा ना तो द्रवीकरण कम से कम होगा, संपीड़ितता गुणांक आदर्श से कम हो जाएगा और गैसों के मध्य प्रतिकर्षण बल प्रभावी हो जाएंगे। कौन से बल? प्रतिकर्षण बल प्रभावी हो जाएंगे। यदि कंडीशन नंबर 2 की बात करें, यदि जेड का मान 1 से कम है, जेड का मान क्या है? 1 से कम है, तो बी आर से ज्यादा हो जाएगा बी आइडियल, अर्थात वॉल्यूम ऑफ आइडियल ज्यादा हो जाएगा बी रियल से। तो वास्तविक गैसों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल प्रभावी हो जाएगा। कौन सा बल? आकर्षण बल प्रभावी हो जाएगा। वास्तविक गैसों का संपीड़ितता आदर्श से अधिक हो जाएगा। जेड बराबर ग्रेटर देन 1 में तो कम हो रहा था, यहां बढ़ जाएगा। और द्रवीकरण की प्रकृति बढ़ जाती है। तो पेपर में पूछ लेगा द्रवीकरण के लिए कौन सी कंडीशन फेवरेबल है, तो बताओ जेड बराबर कितना होना चाहिए? जेड लेस देन होना चाहिए 1 से, अर्थात जेड का वैल्यू 1 से कम होगी तो द्रवीकरण अच्छा होगा और जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो द्रवीकरण नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट बात है कंडीशन नंबर 3, यदि जेड की बराबर 1 के बराबर आ जाए तो बी आर बी आई के बराबर हो जाएगा। तो वास्तविक गैसों का व्यवहार आदर्श गैस की भांति हो जाएगा, अर्थात दोनों का जब वॉल्यूम बराबर हो जाएगा तो आदर्श गैस की तरह काम करेंगे और इसका मान कितना हो जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। तो बोलो, यदि 1 से कम है तो द्रवीकरण अच्छा, 1 से ज्यादा है तो द्रवीकरण कम। ठीक है। इसके बाद में इस परिस्थिति में गैसों का द्रवीकरण असंभव है, अर्थात द्रवीकरण हो ही नहीं सकता है। इसके बाद बात करेंगे दाब के साथ परिवर्तन। दाब के साथ परिवर्तन की बात करें तो दाब के साथ परिवर्तन के साथ जेड के मान में क्या परिवर्तन पड़ता है? यदि दाब आपने कम रख रखा है, क्या रख रखा है जी? दाब कम रख रहा है तो जेड बराबर आएगा 1 माइनस ए अपॉन बी आर टी। क्या आएगा? 1 माइनस ए अपॉन बी आर टी। यदि उच्च दाब रख रखा है तो जेड बराबर आएगा 1 प्लस पीवी अपॉन आर टी। क्या आएगा? 1 प्लस पीवी अपॉन आर टी। ये फॉर्मूला बस उसी से निकल जाता है आपका। पीवी बराबर पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी माइनस एन बी, और ये आ गया एन आर टी के। अब देखो कम दाब दे रखा है, कम दाब दे रखा है तो बताओ कम दाब पर क्या होगा? बताओ कम दाब पर क्या होगा? बताओ। इसको प्रेशर को इसको वॉल्यूम को नेगलेक्ट मान लेंगे, क्योंकि कम दाब है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो वॉल्यूम बी के बराबर ही आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? बी के बराबर ही आ जाएगा। लेकिन जब आपने बॉयल नियम पढ़ रखा है, क्या बॉयल नियम क्या कहता है? बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पी के। कम दाब रखा है, कम दाब है तो वॉल्यूम ज्यादा है, तो वॉल्यूम ज्यादा है तो एन बी को नेगलेक्ट मानना पड़ेगा यहाँ। लेकिन जब अधिक दाब है, उच्च दाब है तो वॉल्यूम कम होगा, तो कम होने पर क्या करेंगे अपन? ए एन स्क्वायर को क्या कर लेंगे? नेगलेक्ट कर लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो पीवी आ गया, पीवी माइनस पीवी, तो ये किसके बराबर आ रहा है बताओ? ये 1 मोल के लिए काम कर रहे हैं अपन। इसलिए जब रिलेशन निकालोगे ना तो जो चीज उच्च होती है ना, उच्च होती है, तो इसमें उल्टा समझोगे। आप पहला जैसे क्या करना है आपको, इसमें बस यही याद रखना है, पी प्लस एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। ये कह रहा है कम दाब है, कम दाब है तो क्या है? उच्च वॉल्यूम है, तो इसको 0 मानना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद में ये निकल जाएगा। अब आप कह रहा है उच्च दाब है, उच्च दाब है तो P प्लस एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी माइनस एन बी बराबर एन आर टी। और अपन बात करें 1 मोल के लिए, किसके लिए बात कर रहे हैं? 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं। 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं तो देखो यहां से एन हट जाएगा, यहां से एन हट जाएगा, यहां से एन हट जाएगा। तो बताओ उच्च दाब के लिए बात कर रहा है, उच्च दाब के लिए ये वैल्यू 0 हो जाएगी, उच्च दाब के लिए ये 0 हो गई, तो P बराबर किसके बराबर होगा? पीवी माइनस पीवी इक्वल टू आर टी के बराबर हो जाएगा। क्या बोलो भाई? अब देखो अगर मेरे को पीवी निकालना है, पीवी इक्वल टू आर टी माइनस पीवी हो जाएगा। अब इससे वैल्यू जब जेड की वैल्यू रखोगे बी आर अपॉन
BI, तो वहां से ये Z निकल जाएगा। अब देखो आप जानते हो, इसको मैं PV को इधर ले आऊं नीचे, तो बताओ PV अपॉन RT आ रहा है, ये PV अपॉन RT क्या बोलते हैं, Z बोलते हैं। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 प्लस PV अपॉन RT के। इस तरीके से जब रिलेशन को आप कंप्लीट करोगे ना, तो आपको याद रखना है कि उच्च दाब पर क्या होता है, निम्न दाब पर क्या होता है। अब इसकी कंडीशंस पढ़ेंगे अपन, यदि उच्च दाब होगा और निम्न दाब होगा तो क्या क्या हो सकता है। बोलो भाई। नेक्स्ट, अब देखो अपन बात करेंगे ग्राफ की। किसकी बात करेंगे जी, ग्राफ की। ग्राफ देखो, देखो सबसे, यदि ग्राफ की बात करें तो ये तो आइडियल कंडीशन है, ये आदर्श गैस है। आदर्श गैस में हाइड्रोजन देखोगे H2, हीलियम, N2CO, O2, CH4, CO2, NH3। अब इस ग्राफ को जब देखोगे ना आप, तो ग्राफ क्या, ऐसा ग्राफ पेपर में बना हुआ आएगा, आपको पेपर में बना हुआ आता है, तो याद रखना है उपरोक्त ग्राफ में जो गैस जितना नीचे स्थान प्राप्त करती है, अर्थात नीचे स्थान कौन प्राप्त कर रहा है, यहाँ NH3 कर रहा है, तो उसका ध्रुवीकरण उतनी ही आसानी से हो जाता है। जो ग्राफ में जितना नीचे रहेगी ना गैस, उसका ध्रुवीकरण उतना ही अच्छा हो जाता है, क्योंकि इसके लिए देखो Z की वैल्यू कम है, और Z की वैल्यू जब कम होती है ना, तो Z की वैल्यू कम है तो ध्रुवीकरण अच्छा होगा, और Z की वैल्यू ज्यादा है ध्रुवीकरण अच्छा होगा, ध्रुवीकरण कम होगा। ये मैंने आपको पहले वाले उसमें बता रखे हैं कि Z ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, और Z लेस देन 1 होगा तो क्या होगा। अगर उस ग्राफ से समझ में आता है तो ये ग्राफ में जिसमें Z की वैल्यू कम आएगी ना, उसका ध्रुवीकरण सबसे अच्छा होगा, अर्थात NH3 का ध्रुवीकरण अच्छा होगा, और H2 कभी भी ध्रुवीकरण में जाएगी ही नहीं। ये रिलेशन आपको याद रखना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करा ताप के साथ में क्या परिवर्तन पड़ेगा। ताप में देखो T1 273 है, फिर T2 T3, और ये आदर्श गैस है। अब देखो तापमान जितना ज्यादा होगा ऊपर, Z का मान जितना ज्यादा होगा ऊपर की साइड में, ये Z है ऊपर, Z है, तो देखो T1 T2 और T3 और T4, अर्थात H2 के लिए T1 ज्यादा आता है, फिर T2 प्लस T2 T3। अब याद रखना है नोट, नोट में क्या याद रखोगे, किसी विशिष्ट गैस के लिए ताप कम करने पर ध्रुवीकरण की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। यदि तापमान कम कर दोगे ना तो ध्रुवीकरण बढ़ जाएगा। इसके लिए नोट नंबर 1 कह रहा है कि यदि तापमान कम है, तापमान क्या है, कम तापमान और उच्च दाब पर वास्तविक गैसें के अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होते हैं, इसलिए वास्तविक गैस आदर्श गैस से विचलन शो करती है। वास्तविक, आपको पेपर में पूछेगा, वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार शो करती हैं, कम ताप उच्च दाब पर, उच्च ताप कम दाब पर, कम ताप कम ताप पर, कम दाब पर उच्च दाब, उच्च दाब, उच्च ताप उच्च दाब पर। ठीक है, तो देखो कम ताप और उच्च दाब होगा तो वास्तविक गैसें आदर्श गैस से विलयन शो करेंगी, आदर्श गैस से क्या शो करेंगी, विचलन शो करेंगी। आगे बात समझ में, तो याद क्या रखोगे, यदि कम तो हो ताप और दाब हो उच्च, उच्च दाब हो, तो वास्तविक गैस, कौन सी गैस जी, वास्तविक गैस आदर्श से विचलन शो करती है, विचलन शो करती है। आगे बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट, बोलो भाई। नेक्स्ट, यदि ताप रख दिया आपने उच्च, क्या रख दिया जी, ताप रख दिया आपने उच्च, उच्च ताप पर निम्न दाब पर, उच्च ताप होना चाहिए और निम्न दाब होना चाहिए, तो वास्तविक गैसें आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। उच्च ताप होना चाहिए, निम्न दाब होगा, तो गैसें किसकी तरह काम करेंगी, बताओ, बोलो भाई, आदर्श गैस की तरह काम करती हैं। ठीक है, अब आपको याद क्वेश्चन आते हैं इसमें, बॉयल ताप क्या होता है, बॉयल ताप टीबी बराबर होता है A/RB। ए का है, ये है यहाँ दाब, दाब संशोधन गुणांक, और बी क्या है, आयतन संशोधन गुणांक। आर तो गैस नियतांक है ही, आप जानते हो। तो बताओ, किसी गैस का ऐसा ताप जिस पर कम दाब परास में गैस आदर्श गैस व्यवहार दर्शाती है, गैस का बॉयल ताप कहलाता है। बॉयल ताप में आपको बस सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखना है, T बराबर A/RB। इसके बाद में यदि आपको डायग्राम पूछ ले तो T1 273 और T2 TB के बराबर होगा, तो ये आदर्श गैस समीकरण है। तो देखो इस गैस पर जो कोई भी गैस होगी ना, वो आदर्श गैस की तरह काम करेगी, तो इसलिए T2 बराबर किसके हो गया, TB के बराबर हो जाएगा, क्योंकि तापमान देखो यहाँ। आगे बात समझ में। अब बात करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिएगा, व्युत्क्रमण ताप क्या होता है।
किसकी बात कर रहा है जी? व्युत्क्रमण ताप। किसी गैस का ऐसा ताप जिसके नीचे गैस जूल थॉमसन शीतलन प्रभाव शो करे और उससे ऊपर जूल थॉमसन ऊष्मन प्रभाव शो करती है, उसे कहते हैं व्युत्क्रमण ताप। क्या कहते हैं जी? व्युत्क्रमण ताप कहते हैं। टीआई बराबर होता है 2 इंटू टीवी। टीवी क्या होता है? A/RB। तो टीआई बराबर आ गया 2A/RB। तो आपको पूछ लेगा इन्वर्जन ताप का फॉर्मूला क्या है भैया? टीआई बराबर 2A/RB। अब 2A/RB H2 गैस के लिए बात करें तो -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो H2 गैस है ये आइडियल गैस की तरह काम करती है। इससे ऊपर जो अगर तापमान बढ़ाओगे तो जूल थॉमसन ऊष्मीय प्रभाव शो करेगी, और यदि इससे नीचे तापमान कर दोगे तो ये क्या शो करती है बताओ भैया? जूल थॉमसन शीतलन प्रभाव शो करती है। इसके बाद में नेक्स्ट बात आती है क्रांतिक ताप। क्या होता है? वह ताप जिसके नीचे किसी गैस पर केवल दाब प्रयुक्त करने पर उसे द्रवित किया जा सके। ऐसा ताप जिसके कम पर किसी गैस को द्रवित कर सकते हैं अपन, उसे बोलते हैं क्रांतिक ताप। टीसी बराबर होता है 8A/27 RB। 8A/27 RB। टीसी बराबर होता है 8A/27 RB। इसके बाद बात आती है क्रांतिक दाब की। क्रांतिक दाब क्या होता है? वह आवश्यक दाब जो क्रांतिक ताप पर गैस को द्रवित कराने में सहायक हो। ऐसा दाब जो क्रांतिक ताप पर किसी गैस का द्रवीकरण कराने में सहायता कर रहा है उसे बोलते हैं क्रांतिक दाब। क्रांतिक दाब क्या होता है? पीसी बराबर A/27B²। A/27B²। ठीक है जी। नेक्स्ट इसके बाद आती है क्रांतिक आयतन। क्या होता है? क्रांतिक दाब पर जो आयतन अपन मेजर करते हैं उसे बोलते हैं क्रांतिक आयतन। क्या होता है जी? तो ये होता है BC = 3B। BC = क्या आ गया? 3B। अब बताओ BC क्या होता है? BC मैंने आपको बता रखा है, जो आयतन है 4 × 4/3 πr³ × Na। सीधा डाटा याद रख लेना, BC का मान है ये। अगर ये क्या है? R क्या है? गैस की त्रिज्या है। R क्या है जी? गैस की त्रिज्या है। नेक्स्ट यदि आपको क्रांतिक परिस्थितियों में संपीड़ितता गुणांक पूछे तो सीधा याद रख लेना, पेपर में 3/8 आता है। कितना आता है? 3/8। क्योंकि देखो P की जगह आ जाएगा PC, B की जगह आ जाएगा BC, R तो कांस्टेंट है ही है, T की जगह आ जाएगा TC। तो बताओ PC कितना होता है? PC आप जानते हो A/27 RB² या 27B²। देखो PC होता है A/27 B², TC होता है 8A/27 RB, TB होता है A/RB, TI होता है 2A/RB। ये सारे मान मैंने आपको लिखा दिए इधर। देखो अगर ये वैल्यू सारी पुट कर दोगे इसमें और इसे सॉल्व कर लोगे तो Z का मान आ जाता है 3/8। क्या आ जाता है जी? 3/8 आ जाता है। आई होप आप सभी को ये क्लास बढ़िया लगी होगी। बोलो भाई। तो आप सभी यहाँ पधारे, आप सभी का धन्यवाद। तो आपकी ये यूनिट क्या हो जाती है जी? कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से गैसीय अवस्था भी अपन ने क्या कर लिया है जी? कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं अपन इसके शॉर्ट नोट्स आप किस तरीके से बनाओगे। थोड़ी मैं बातें बता देता हूँ जो आपको याद रखनी है। इसमें से क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा तो याद रख लेना। पहला क्वेश्चन तो आएगा ग्राफ से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है आदर्श गैस समीकरण पर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन आपको या तो आपको जो इंपॉर्टेंट करके मैंने सारे फॉर्मूले लिखाए, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट लिखाए ना, यहाँ से आ सकता है, या ऑब्लिक ग्राहम के विसरण नियम से आ सकता है। ग्राहम के विसरण नियम या आ सकता है BRMS, B एवरेज और BMP।
ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, 3 क्वेश्चन आने के टारगेट हैं, जो किस तरीके से आ सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। 3 यूनिट अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं। आई होप आप सभी इन क्लासों को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज के लिए रखते हैं यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।